Hello, my dear all. Welcome to my channel Let's Know Law. आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। उसका नाम है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 610। इस जजमेंट को अगर हम बोलें कि कौन सा बेंच था, तो दो जजेस थे जिन्होंने ये जजमेंट प्रोवाइड की थी, जस्टिस कुलदीप सिंह एंड सेकंड थे जस्टिस डॉक्टर AS आनंद। ये जो जजमेंट है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, सिग्निफिकेंस है इस जजमेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जजमेंट है बात करते हैं कस्टडी के बारे में। कस्टडी किस तरह की, चाहे जुडिशियल कस्टडी है चाहे वो पुलिस कस्टडी है। कस्टडी का मतलब होता है किसी भी पर्सन को रिस्ट्रिक्ट करना उसकी मूवमेंट को, चाहे वो स्टेप जो प्रोसीजर स्टैब्लिश है अदर देन प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, वो उस पर्सन का अधिकार है कि वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है। इंडिया में हर पर्सन का फंडामेंटल राइट है, राइट टू मूव, बट ये पर्सन का ये जो राइट है जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता अगर उसको लॉ ने प्रोवाइड किया है। तो किसी भी पर्सन को कस्टडी में लेने के बारे में अगर हम बात करें तो उसके कुछ कारण होते हैं। कस्टडी में क्यों लिया जाता है कि वो पर्सन कोई फर्दर क्राइम ना करे, सेकेंडली वो किसी ये जो एविडेंस उनको टैम्परिंग ना करे, छेड़छाड़ ना करे, चाहे थर्डली अगर हम बात करेंगे तो वो ये जो विटनेस है उनको वो थ्रेटन ना करे, जो डराए धमकाए ना, और फोर्थली फैसिलिटेट करते हैं ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है उसको, उसमें फैसिलिटी होती है अगर वो पर्सन कस्टडी में होगा तो। एक्यूज्ड हर पर्सन का राइट है आर्टिकल 21 में को, चाहे वो एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में है चाहे वो जुडिशियल कस्टडी में, बट उसका राइट टू लाइफ का अधिकार स्टिल होता है आर्टिकल 21 के अंडर। DK बासु के केसेस से पहले बहुत सारे केसेस जो थे कस्टोडियल डेथ और वायलेंस के वो आने लगे थे, और जो पर्सन जिनकी वजह से ये कस्टोडियल डेथ हो रही थी इनमेट्स की, चाहे और ये जो वायलेंस हो रही थी, वो पर्सन इजीली ही कानून के घेरे से बाहर जा रहे थे, उनको कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इसकी नहीं मिल रही थी, एब्सेंस थी लॉ एंड प्रोसीजर की इस एरिया में। और ये जो नीड फील हुई कि ये जो केसेस कस्टोडियल डेथ और वायलेंस के इनको प्रिवेंट किया जाना चाहिए और इसके रिगार्डिंग रेगुलेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, लॉ प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो ये जो केस है इस कारण फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। इस केस में फैक्ट क्या थे? DK बासु जो पर्सन था वो एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था लीगल एड सर्विसेज वेस्ट बंगाल का, जो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। उन्होंने एक लेटर एड्रेस किया सुप्रीम कोर्ट को कि आप इनकी इस कस्टोडियल डेथ और वायलेंस की तरफ ध्यान दो, क्योंकि वो जो पर्सन है जो कर रहे हैं उनको इसकी पनिशमेंट नहीं मिल रही, और जिस पर्सन को भी ये कस्टोडियल डेथ हो रही है या कोई वायलेंस हो रही है उनकी फैमिली मेम्बर को कंपनसेट किया जाना चाहिए। उन्होंने बोला इस लेटर में ये जो कस्टोडियल उन्होंने बोला कि ये जो कस्टोडियल डेथ है जो भी केसेस हो रहे हैं, प्लीज़ हमारी रिट पिटीशन को आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की कैटेगरी में ले आइए, ये सभी पर्सन की ये फायदे की ही जजमेंट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जजमेंट की इम्पोर्टेंस देखते हुए इसको कन्वर्ट कर दिया PIL में, और उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की। इस केस में ये जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज क्या रेज हुए थे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड क्या करना थी, क्या हम देखेंगे इस केस में कि सच में ही कस्टोडियल डेथ और वायलेंस के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं सोसाइटी में। सेकेंडली क्या यहाँ पर ज़रूरत है गाइडलाइंस देने की अरेस्ट और कस्टडी के रिगार्डिंग। थर्ड उन्होंने बोला कि जो पर्सन पुलिस ऑफिसर्स ने जिनके कारण कस्टोडियल डेथ और वायलेंस हो रही है क्या उनको भी लायबल करना चाहिए। और थर्डली उन्होंने फैक्ट जो डिसाइड किया इशू वो ये था कि जो कस्टोडियल डेथ और वायलेंस हो रही है क्या ये आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थे तो उन्होंने एक केस को रेफर किया नीलापति बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1993।
सुप्रीम कोर्ट 1960। उन्होंने बोला कि हाँ, ये जो उन पर प्रिजनर्स हैं, डिटेनीज हैं, उनका राइट टू लाइफ भी होता है अंडर आर्टिकल 21। दे हैव अ राइट टू लाइफ। ये राइट तब तक रहेगा जब तक लॉ खुद नहीं उनको रिस्ट्रिक्ट करता इस राइट से। अपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर एक गाइडलाइंस बहुत सारी दी और उन्होंने बोला कि किसी भी पर्सन को अगर आप अरेस्ट कर रहे हो, डिटेन कर रहे हो, तो आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करोगे तो आपको हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आपके खिलाफ चलाई जाएंगी। तो वो जो गाइडलाइन थी वो क्या थी? फर्स्ट गाइडलाइन थी कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उनकी पहचान एक्यूरेट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो, नेम टैग्स हो उनकी डेजिग्नेशन की। जो पर्सन अरेस्ट कर रहे हैं उनकी सारी आइडेंटिटी क्लियर कट हो और उनके बारे में, उनकी आइडेंटिटी के बारे में एक रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाए। सेकेंडली उन्होंने बोला तो पुलिस ऑफिसर जो पर्सन अरेस्ट कर रहे हैं वो एक मेमो ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करें। अरेस्ट करने के दौरान उस पर्सन की फैमिली को कोई मेंबर या उसकी लोकेलिटी का कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन वो उस मेमो ऑफ अरेस्ट को साइन करे और ये जो पर्सन अरेस्ट किया है उसके भी काउंटर साइन होने चाहिए, उस पर उसके डेट एंड टाइम भी अरेस्ट का डाला हो। थर्डली उन्होंने बोला जो भी पर्सन पुलिस कस्टडी में है, इंटेरोगेशन के सेंटर में है या फिर लॉकअप में है, उनको ये बताया जाएगा कि आपका अधिकार है कि आप किसी फ्रेंड और रिलेटिव या आपको किसी जानकार जो पर्सन है या कोई पर्सन जो आपकी वेलफेयर में इंटरेस्ट रखता है, आपको जितनी जल्दी हो सके आप उसे बता सकते हो कि आप कहाँ पर हो, आपके अरेस्ट के बारे में बता सकते हो, आप किस जगह पर हो। ठीक है, अगर उन्होंने ये काम पहले ही इन्फॉर्म करने का कर लिया था मेमो ऑफ अरेस्ट के टाइम, तो इस कंडीशन को पूरी करने की जरूरत नहीं है। फोर्थली उन्होंने क्या गाइडलाइन दी कि आप अगर वो पर्सन जिसको उन्हें इन्फॉर्म करना है वो उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर है और उस टाउन से बाहर, तो वो क्या करेंगे पुलिस ऑफिसर्स, उस जिस भी जगह पर उसका कंसर्न पर्सन है, नेक्स्ट फ्रेंड या रिलेटिव है उस अरेस्टी का, जिस भी जगह पर रह रहा है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ टाउन, वहाँ की लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन को वो इन्फॉर्म करेंगे। लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेगी। तो वो जो वहाँ का पुलिस स्टेशन है वो क्या करेगा, विद इन 8 to 12 आवर्स, 8 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में उस पर्सन के कंसर्न जो रिलेटिव जो फ्रेंड है, नेक्स्ट फ्रेंड है, उनको उसके अरेस्ट के बारे में, उसकी जगह के बारे में, टाइम के बारे में बता देंगे। फिफ्थ गाइडलाइन क्या थी, जब भी जिस पर्सन को अरेस्ट करके लाया जाएगा उस पर्सन को उसके लाने के तुरंत बाद ही ये बता दिया जाएगा कि ये आपका अधिकार है कि आप किसी को इन्फॉर्म कर सकते हो। सिक्स्थ उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डायरी लगाई जाए, वहाँ पर वो एक एंट्री डाली जाए कि किस पर्सन को किस जगह पर उन्होंने अरेस्ट करके रखा हुआ है, उन्होंने किस पर्सन को उसके बारे में इन्फॉर्म किया है और जिन पर्सन ने उसको अरेस्ट किया है उन पुलिस ऑफिशियल्स की प्रॉपर नेम एंड डिटेल भी उस डायरी में डाली हो। सेवंथ उन्होंने बोला कि अगर जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया उसकी रिक्वेस्ट पर वो जो पर्सन है उसको इन्वेस्टिगेट कराया जाएगा या एग्जामिन कराया जाएगा उसके मेजर और माइनर इंजरीज को, उसकी बॉडी पर अगर कुछ भी आता है, मेजर और माइनर इंजरीज आती हैं, तो उस टाइम उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। एक इंस्पेक्शन मेमो तैयार किया जाएगा जहां पर जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उसके साइन होंगे और पुलिस ऑफिसर है उसके साइन होंगे एंड अरेस्टी को जो इंस्पेक्शन मेमो है मेडिकल का ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। 8th गाइडलाइन उन्होंने बोली कि जो अरेस्ट किया है उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा 48 आवर्स में। जब भी उसको अरेस्ट किया कि उसके 48 घंटे के बीच में उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा किसी अप्रूव्ड
डॉक्टर से पैनल ऑफ अप्रूव्ड डॉक्टर अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ऑफ द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी. डायरेक्ट हेल्थ सर्विसेज शुड प्रिपेयर सच अ पैनल फॉर ऑल तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट एज वेल. ये जो पैनल बनाया जाएगा वो सारी तहसील्स के लेवल पर भी होगा और डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर भी होगा. इसके दौरान ये जो ऑल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज, ये जो सारे हम डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, उसकी डायरी, उसकी मेमो ऑफ अरेस्ट है, जो मेमो ऑफ एग्जामिनेशन है, उसके जो डॉक्यूमेंट है सारे के सारे वो मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के लिए भेज दिए जाएंगे. अरेस्टी को ये भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको इंटेरोगेशन के दौरान अपने वकील को मिलने की इजाज़त होगी, बट हाँ थ्रू ये जो इजाज़त है सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं, बट हाँ बीच में वो उसको मिल सकता है. 11th गाइडलाइन क्या थी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट हेडक्वार्टर लेवल्स पर पुलिस कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे. वहाँ पर इस अरेस्टेड पर्सन की इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी और भेज दी जाएगी, और वहाँ के जो नोटिस बोर्ड है उन पर भी इस अरेस्टेड पर्सन की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग में लगा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा. कंक्लूजन में हम बात करते हैं तो डीक्यू पर्सन की जो जजमेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क हो गई थी इसकी हिस्ट्री में, क्रिमिनल प्रोसीजर की हिस्ट्री में. 1997 का ये जो केस था, इसने एक बात की कि 2008 में ये जो गाइडलाइन थी ये अमेंडमेंट के रूप में CRPC का जो कोड है 1973 उसमें ऐड हो गया था. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद चलो हम बात कर सकते हैं कि क्या इसके केस के आने के बाद फोकस टोटली डेथ और वायलेंस में कमी हुई, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इससे उनको रिस्ट्रिक्शन हुई, बट हाँ थोड़े से केसेस अभी भी चल रहे हैं. जी जो केस अब भी चल रहे हैं क्योंकि कुछ जो इनका पेपर वर्क और सिर्फ पेपर्स में ही गाइडलाइंस हो रही हैं, नॉन लिनियरिटी. अगर मेरी ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो और जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है DK बासु के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स नो लॉ, और एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस. एंड थैंक यू सो मच.